पैराग्राफ नंबर 10, नेट इनकम थियरी, नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे NI अप्रोच। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर NI लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपसे नेट इनकम अप्रोच पूछ रहे हैं, ठीक है। और इसके ऑथर कौन है? श्री डेविड ड्यूरेंट। तो इन भाई साहब ने आपके जीवन में एक थ्योरी डाली है, ठीक है। तो अब आपके साथ जो भी होने वाला अगले कुछ मिनट में, उसके लिए ये जिम्मेदार है, मैं नहीं। मैं तो महज एक क्या हूं? जरिया। हाँ वाह, तुम भी ना आजकल होशियार हो गए हो। तो नेट इनकम अप्रोच किस पार्टी को बिलोंग करती है? पहली वाली पार्टी को, जिनका मानना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से वैल्यू ऑफ द फर्म बदल सकती है। ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका दल वो है। तो अब इनका हम स्पेसिफिक अजम्पशन पढ़ेंगे। ऊपर पैराग्राफ 9 में आपने जनरल अजम्पशन पढ़ा, वो सबके लिए कॉमन है, इनके लिए भी वही है। लेकिन स्पेसिफिक अजम्पशन की वजह से इनका जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट है। तो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो याद रखना, थियरी क्वेश्चन भी आता है, राइट अ नोट ऑन नेट इनकम अप्रोच। उस केस में क्या करना, पहले लिखना जनरल अजम्पशन, उसमें 8-9 पॉइंट लिखे हुए हैं, फिर लिखना स्पेसिफिक अजम्पशन, फिर लिखना कंक्लूजन, फिर एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो इतना करने से पूरे 5 मिलेंगे। तो स्पेसिफिक अजम्पशन क्या है? नो टैक्सेशन। वाह, मजा आ गया। वो दुनिया कितनी सुंदर होगी। लेकिन ये जनरल अजम्पशन में भी था, बाद में इस अजम्पशन को हटाया गया है, लेकिन अभी नहीं, आज विदाउट टैक्सेशन काम चलेंगे। दूसरा अजम्पशन है कॉस्ट ऑफ डेट is always less than cost of equity. Cost of debt is always less than cost of equity. वैसे ये बात तो आपको ही पता है, आपके बैच के पहले दिन ही बता दिया था मैंने कि जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन कम होती है। जो डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स्ड इनकम हो रही है, इनकम कंपनी की प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट उसके घर पे पहुंच जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा, उसके अलावा कोलैटरल मिलता है उसको। कंपनी पैसे नहीं देगी तो बैंक में कोर्ट में जाके कंपनी का डिसॉल्यूशन का रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो, बंद करवा सकते हो। इक्विटी शेयर होल्डर बेचारा न तो डिविडेंड मांग सकता है, न रिडम्पशन मांग सकता है, इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, उसका रिस्क ज्यादा है, उसका रिस्क ज्यादा है। तो जो आदमी ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेगा। ये काफी सिंपल है। एक्चुअली ये अजम्पशन भी जनरल में डाल देना चाहिए था, क्योंकि जनरल अजम्पशन है ये, सभी थियरी में ये वाली पॉइंट भी एप्लीकेबल है। कोई भी ऐसी थियरी नहीं जो ये बोलता हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है और कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है। तो ये दो अजम्पशन ऑलरेडी जनरल कैटेगरी। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इसी थियरी का अजम्पशन है, और बाकी थियरी में ये अजम्पशन नहीं है, और जिसकी वजह से इसका कंक्लूजन अलग आता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? KD मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट and KE means cost of equity remains constant at all level of debt equity mix। लिखने की जरूरत नहीं, बुक में सारा लिखा होगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। इसका मतलब है कि अगर आपकी डेट इक्विटी रेशियो फॉर एग्जांपल 5:1 हो, तब भी कॉस्ट ऑफ डेट 8% रहेगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। या अगर 4:1 हो तब भी, 3:1 हो तब भी, 2:1 हो तब भी, 1:1 हो तब भी,
10:1 हो तब भी, यानी कि ये दो जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं हमारे कैलकुलेशंस में, वो कांस्टेंट रहेंगे। चाहे फर्म बहुत कम डेट यूज करे या बहुत ज्यादा डेट यूज, ऐसा इस थ्योरी का अजम्पशन है। आप भले इससे सहमत हो या नहीं हो, अभी मैं आपकी सहमति मांग ही नहीं रहा हूं, मैं तो बस जरिया हूं। कौन से अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? कौन से दो अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बताओ जरा। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ये तो 8 है, ये 10 है, कम ही है ना। फिर ये भी कांस्टेंट है पूरे जीवन पर्यंत, चाहे कोई भी डेट इक्विटी लो, और 10 ये भी कांस्टेंट है हमेशा के लिए, ठीक है। यानी इंटरेस्ट रेट 8% ही रहेगा चाहे कितना भी डेट लो। इक्विटी की एक्सपेक्टेशन 10% ही रहेगी चाहे कितना भी इक्विटी या कितना भी डेट लो। तो ये जो इनका जम्पशन है, इसकी वजह से थ्योरी सक्सेसफुल हुई है। लेकिन इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट नंबर 4। अब मैं लिखता नहीं हूं, आपकी बुक से पढ़ देता हूं कि यूज ऑफ डेट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। अब यहां पर इन्होंने इन्वेस्टर की साइकोलॉजी के ऊपर एक कमेंट लिखा है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ऐसा इनका अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि अगर फर्म डेट बढ़ा देती है, मान लो पहले डेट का कंपोजिशन 0% था, धीरे 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 आपने इसको सपोज 90% या 100% तक भी ले गए, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर है वो पहले भी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में खुश था, अभी भी 8% इंटरेस्ट रेट में खुश है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर था पहले भी 10% रिटर्न में खुश था और बाद में भी है। यानी इनका रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन रिस्क परसेप्शन। इनको लगता ही नहीं है कि फर्म रिस्की हो गई है, इनको लगता ही नहीं कि फर्म रिस्की, इनको लगता है ठीक है जैसे पहले था वैसे ही है। अब कुछ लोग हो सकता है इस बात से सहमत ना हो, कोई बात नहीं, अभी मैं आपकी सहमति नहीं मांग रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इन्होंने क्या कहा है वो बता रहा हूं। फिर इसका जब हम दूसरा थियरी देखेंगे तो वहां पर उन्होंने इस अजम्पशन को चेंज किया। उनका कहना जो अगली थियरीज के बाद आने वाली, ऐसा कैसे 0% डेट है और 90% डेट है, ऐसा कैसे इक्विटी शोल्डर का रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होगा? होगा ना। पहले सोच रहा था इस फॉर्म में डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही 0 के बराबर है, न एकदम नेग्लिजिबल है, तो ज्यादा टेंशन नहीं था। अब देख रहा है अरे 90% तो डेट यूज कर रही है, डेट इक्विटी रेशियो 10 पे चला गया है, तो ऑफकोर्स उसको चिंता होगी, उसका रिस्क परसेप्शन बढ़ेगा, कंपनी बहुत रिस्की हो गई। लेकिन ये थियरी मानना है नहीं, अगली थियरी का कहना है हाँ, और उसकी वजह से दो थियरी बन गई, ठीक है। तो इनका मानना है केडी के कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब आप बताओ, आप तो बचपन में मैथ्स पढ़कर आए हो, केओ डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। केओ डिक्रीजेस with the increase in debt in capital structure। अब बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? देखना यहां पे, मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपने लिखा कि केडी इज लेस देन के। हमारे एग्जांपल में हमने लिखा है ये 8 है, ये 10 है। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करके दिखाऊंगा। कैसे प्रूफ करके दिखाऊंगा? थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था, डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू ई इंटू के इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस लाइन को देखना, इस लाइन को देखना। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाएंगे
क्यों घटेगा, डेट जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्यों घटेगा, जैसे जैसे डेट का हम प्रपोर्शन बढ़ाते जाएंगे क्यों घटेगा। क्या आप एग्री करते हैं या नहीं? बोलो सर नहीं, हमें आप करके बताओ। तो पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां तक जाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं वेट का वेट ऑफ डेट जीरो रखता हूं, यानी वेट ऑफ डेट जीरो, डेट है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ डेट 8, वेट ऑफ इक्विटी पूरा 100% हो गया, 100% को हम लिखेंगे 1 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10, तो आंसर आया 10%। फिर दूसरे एग्जाम्पल में मान लो हमने वेट ऑफ डेट 10% लिया, 10% लेंगे तो आंसर क्या होगा जरा देखना। अब ये हो जाएगा 0.10 इंटू 8, और ये वेट ऑफ इक्विटी घटेगा अभी, ये 90% होगा। हमने स्टार्ट में अजम्पशन नंबर 1 लिखा था कि देयर इज ओनली 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, और हमने ये भी लिखा था अब डेट बढ़ाओगे तो इक्विटी का परसेंटेज घटेगा। तो अब इक्विटी हो गया 0.90। उठाओ कैलकुलेटर, बताओ आंसर। तो ये आंसर आ रहा है 9.8 आएगा, जरा चेक करना। अच्छे विद्यार्थी चेक करो, 9.8 आ गया। ओके, एक और ट्राई करते हैं। सपोज दोनों को 50-50 कर देते हैं, 0.5 इंटू 8 प्लस 0.5 इंटू 10, तो ये आंसर 9% आएगा। थोड़ी देर पहले हमने किया था ना। एक आखिरी मौका, 0.9 कर देते हैं इसको मैं, यानी मैंने अभी यहां पर मैं आ गया, इस एक्सट्रीम पे आ गया, 90% डेट कर दिया और 10% इक्विटी किया। तो 0.9 इंटू 8 यानी 7.2, 0.1 इंटू 10 यानी 1, ये हो गया 8.2। और एक एक्सट्रीम केस, एक्सट्रीम 100% डेट कर देते हैं, 1 इंटू 8 0, तो अब इक्विटी 0 हो गया। प्रैक्टिकली 100% डेट पॉसिबल नहीं है, तो फिर एजीएम कैसे होगी? उसके लिए हमें इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए ना, तो 1-8% इक्विटी तो मिनिमम होता ही है। लेकिन एक थियोरेटिकली डिस्कशन के लिए, सिर्फ डिस्कशन के लिए क्लासरूम में, कि अगर हमने डेट को 100% ले गया तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट कम हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया कि जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाएंगे क्यों घटेगा। उसका कारण क्या है? डेट इज चीपर देन इक्विटी, डेट इज चीपर देन इक्विटी। तो जो सोर्स सस्ता है उसको आपने बढ़ा दिया, और जो महंगा था उसको आपने घटा दिया, तो आपका एवरेज घट जाएगा, एवरेज घट जाएगा ना। मान लो आपको 10 फल खरीदने हैं, कितने फल? 10, आम और एप्पल। आम महंगा है, एप्पल सस्ता है, तो अगर आप एप्पल ज्यादा खरीदेंगे तो आपका एवरेज कॉस्ट घटेगा। लेकिन अगर आप आम ज्यादा खरीदेंगे तो आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा। तो जब सस्ते का वजन बढ़ा दोगे अपने बैग में, हमें 10 चाहिए, हमें 10 फ्रूट्स चाहिए, आम महंगा है, एप्पल सस्ता है, तो अगर मैं 7 एप्पल लूंगा और 3 आम लूंगा तो मेरा एवरेज कॉस्ट घटेगा, बोलो ना हाँ। लेकिन अगर मैं 7 आम और 3 एप्पल लूं तो मेरा एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा। तो जब आप महंगे का वेट घटाते हो तो एवरेज घटेगा, सस्ते का वेट बढ़ाते हो तो एवरेज घटेगा। इज इट राइट? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सिर्फ एक सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज का एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अब आप इतनी देर से सुनने के बाद क्या कंक्लूजन निकाले हैं? हमने वो 3 प्रश्न के जवाब देने हैं। कौन से 3 प्रश्न मैंने लिखे थे स्टार्ट में? डज कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर? आंसर है यस, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पे नीचे 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि जैसे जैसे मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया आंसर चेंज हो रहा है। डज कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द फर्म? यस, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लास्ट में लिखा आपने, EBIT अपॉन KO। बोलो ना, EBIT अपॉन KO। अगर मैं उस फॉर्मूले में KO चेंज करता जाऊंगा 10 से 9.8, 9.8 से 9, तो क्या वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होते जाएगी कि नहीं? हाँ। तीसरा सवाल था डज कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? वापस आंसर यस है, आपके सामने दिख रहा है।
फिर एक चौथा सवाल उसके नीचे लिखा था, इफ यस देन व्हाट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। बोर्ड में देखकर बताओ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। इस एग्जाम्पल में 0% डेट होना चाहिए, 10% डेट होना चाहिए, 50%, 90% या पूरा का पूरा 100% डेट होना चाहिए। कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है? हमारा ऑब्जेक्टिव याद रखना है, वैल्यू ऑफ द फर्म शुड बी मैक्सिमाइज्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमाइज्ड। द आंसर इज लास्ट। दिस इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है। इससे और कम नहीं हो सकता। अब हो सकता है इससे कम, अब इससे और कम नहीं हो सकता। यहां पर आपने अपनी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सबसे कम में लेकर आप लेकर चले गए, अब इससे और कम नहीं हो सकता। आपको मैं एक और तरीके से प्रूफ करता हूं। अगर मान लो मैं वैल्यू ऑफ फर्म निकालता हूं तो देखना, सपोज मेरी EBIT 10 लाख है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार वापस लिख देते, EBIT अपॉन KO। EBIT 10 लाख है और पहला आंसर मेरा 10% था, तो वैल्यू ऑफ फर्म यहां पर आएगी 1 करोड़, है कि नहीं? लेकिन मेरा जो आखिरी आंसर था वो 8% था, याद है आपको? अब 8% से डिवाइड करो, उठाओ कैलकुलेटर, 10 लाख को 8% से डिवाइड करो, करो कुछ 1 करोड़ 25 लाख आ रहा है। तो क्या अच्छा है बताओ, आप अपने फर्म की वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख करना चाहेंगे या 1 करोड़? 1 करोड़ 25 लाख। फिर कल कोई बिजनेस बेचना पड़ा आपको तो 1.25 में बेचना में आपको ज्यादा आनंद मिलेगा कि 1 करोड़ में, 1.25 करोड़ में? तो अब आप देखना, एक नीचे डायग्राम बना हुआ है। अगर एग्जाम में डायग्राम पूछे तो डायग्राम कैसे बनाना है थियरी के हिसाब से? एक्स एक्सिस में लिखना है डेट इक्विटी मिक्स और वाई एक्सिस में लिखना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डायग्राम भी समझना मैंने कैसे ड्रॉ किया है। पहले 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इनका नाम देंगे KD KE। फिर आप पूछना कि सर हम KE ऊपर क्यों लिख रहे हैं, KD ऊपर क्यों नहीं लिख रहे हैं? स्पेसिफिक अजम्पशन, KE इज ग्रेटर देन KD, यानी KE वाली लाइन हमेशा KD के ऊपर ही होगी। हर डायग्राम में, हर डायग्राम में KE की शुरुआत KD की शुरुआत से ऊपर होगी, है कि नहीं? अब हम एक KO लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले यहां पे डेट 0 है और जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ रहे हैं डेट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, इक्विटी का घट रहा है। तो जब आपका डेट बिल्कुल 0 हो, अभी आपने देखा, तो KO कितना होगा? डेट है ही नहीं, सारे के सारे आम ही है, तो एवरेज क्या होगा? जो आम की कीमत है। अगर मेरे बैग में 10 के 10 मैंने आम ही डाल लिए हैं, तो जो आम की प्राइस है वही मेरे एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्रूट भी आएगा, है कि नहीं? तो ये यहां से शुरुआत होगी क्योंकि यहां पे मेरा डेट 0 है। लेकिन जैसे जैसे डेट बढ़ता जाएगा, ये KO वाली जो लाइन है ये घटती जाएगी। कहां जाकर रुकेगी ये? KD के साथ जब ये टच कर जाएगी तब रुक जाएगी, बिकॉज फिर आपका पूरे का पूरा आपने डेट यूज कर लिया। ठीक है, तो एग्जाम में लाइन ड्रॉ करते समय बस इसको यहां इसके पास ले जाना, एकदम टच मत करवा देना। करवा दिया वैसे कोई गलत नहीं है, बट एकदम वो कहां पर जाकर रुक जाएगी वो लाइन? जब वो KD को टच करेगी। इसका मतलब आपने पूरा डेट यूज कर लिया। तो अभी कंक्लूजन क्या है इस थियरी का? फर्स्ट कंक्लूजन है कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर। दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द फर्म। तीसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड चौथा, द फर्म शुड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ डेट।
हमने क्वेश्चन नंबर 4 बताया था ना, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एज पर दिस थियरी, नेट इनकम थियरी, द फर्म शुड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ डेट। This will minimize the cost of capital and maximize the value of the firm. So what is the recommendation of net income theory? Maximum use of debt. Theoretically 100% use of debt. अगर आप डेट 100% यूज कर पाए तो करो, आपकी वैल्यू फॉर्म मैक्सिमम होगी, फिर और उसके ऊपर नहीं। प्रैक्टिकली अगर 100% डेट यूज करना पॉसिबल नहीं है तो 90, 95, 85 जितना हो सके पुश करो डेट को। ओके, तो ये इस थ्योरी का काम।